हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं आपका दोस्त विवेक मिश्रा। तो आज हम जानेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है, सो डिटेल बात करेंगे इसके लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन सो यूज दिस कोड स्टडी आईएएस फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन प्लस कोर्सेज। तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 25 से 28 के बारे में। ये क्या कहता है? देखो, बेसिकली ये राइट टू फ्रीडम है। हमारे देश में जितने भी रिलीजन्स हैं उनको फ्रीडम मिलती है अंडर दीज आर्टिकल 25 से 28 के 8 तक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सो सबसे पहली बात कि ये सिटीजन प्लस एज वेल एज नॉन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए दिया गया है, कोई भी हो चाहे कोई भी कहीं से भी हो, उन्हें राइट टू फ्रीडम दिया गया है हमारे देश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, मैंने पहले ही बात की थी प्रीएम्बल वाले सेशन। ठीक है ना। सो आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे लिखा है, कॉन्शियंस फ्री प्रोफेशन। मीन्स वहां यहाँ पे उन्होंने रिलीजन नहीं लिखा, यहाँ पे उन्होंने लिखा कॉन्शियंस। मतलब अगर आप किसी भी बिलीफ को मानते हैं, किसी भी चीज को मानते हैं, किसी पे भी बिलीव करते हैं, चाहे वो फिर आपकी इनर वॉइस हो, है ना, कुछ भी हो, आप उसे उस पर बिलीव कर सकते हैं, उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग। सो द आर्टिकल 25(1) से right to freedom of conscience. It means absolute inner freedom of an individual to the mold his religious belief. अब इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली राइट टू फ्रीडम कॉन्शियस मतलब यदि आपको इफ यू आर बिलीव इन समथिंग, अगर आपको खुद पे भी विश्वास है, किसी भी चीज पर विश्वास है, एज योर रिलीजियस, एज योर बिलीफ, यू हैव अ राइट टू फ्रीडम टू बिलीव इन दैट। ओके, अगर आप नास्तिक हैं, इफ यू आर एथिस्ट, इफ यू आर बिलीविंग इन सम गुरु एंड समवन, इवन यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ एज अ रिलीजन पर्सन और कुछ भी, है ना, कुछ किसी भी आप बिलीव करते हैं, सो इट इज योर राइट इट अंडर गिवन बाय दिस आर्टिकल। ठीक है ना, आर्टिकल 25(1). नाउ आर्टिकल 25(2) क्या कहता है? राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। अब ध्यान से इसे समझना, प्रोफेस, practice and propagate. So declaration of one's belief in a religion without undue restrictions, मतलब आप किसी भी चीज पर बिलीव करते हैं, सो बिना किसी रोक टोक के आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इट इज योर राइट टू प्रोफेस योर बिलीफ इन अ पर्टिकुलर रिलीजन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, नाउ राइट टू फॉलो रिचुअल्स एंड वर्शिप एक्सेट्रा, मतलब अगर आप किसी रिचुअल्स को मानते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, हवन में विश्वास करते हैं, नमाज पढ़ने में विश्वास करते हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है ना, सो यू हैव अ राइट टू फॉलो दैट रिचुअल्स, वर्शिप, एनीथिंग। एंड ऑल्सो इफ यू आर फ्री टू यूज योर सिंबल्स, साइंस, जैसे कृपान। कृपान की बात करें तो इट इज एसेंशियल मेथड ऑफ रिलीजन इन अ सिख कम्युनिटी। मैंने पहले भी बात कही थी, तो सिख कम्युनिटी के लिए कृपान रखना इज अ एसेंशियल मेथड ऑफ रिलीजन। तो ये क्या शो करता है? दिस शोज दैट यू हैव अ राइट टू प्रैक्टिस। ठीक है, अब अगर बात करें प्रोपेगेट की, तो राइट टू स्पेल आउट द रिलीजियस टीचिंग फॉर एडिफिकेशन ऑफ अदर्स। इसका मतलब, एडिफिकेशन का मतलब होता है नैतिक उन्नति, मतलब आप उसे, आपका जो बिलीफ है, जिस किसी भी धर्म में आप मानते हैं, उसे आपको फैलाने का आपके पास अधिकार है, प्रोपोगेट करने का अधिकार है, उसे आप प्रचार कर सकते हैं, सिखा सकते हैं लोगों को। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जनरल परसुएशन इज अलाउड बट नॉट अ फोर्सिबली कन्वर्ट। इसके लिए आपको एक केस समझना होगा, स्टैनिस्लेव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि आर्टिकल 25(1) डज नॉट गिव द राइट टू कन्वर्ट बट ओनली द राइट टू स्प्रेड टेनेट्स ऑफ द वंस ओन रिलीजियस। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि यू हैव अ राइट टू स्पेल आउट योर रिलीजियस टीचिंग फॉर एडिफिकेशन ऑफ अदर्स। जनरल परसुएशन इज अलाउड बट नॉट अ फोर्सिबली कन्वर्ट। ठीक है ना, आप किसी को फोर्सिबली कन्वर्ट नहीं करा सकते अपने रिलीजन में, बट एज अ टीचिंग आप सिखा सकते हैं, आप अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज द राइट यू गॉट फ्रॉम दिस आर्टिकल 25(2). ठीक है ना, राइट टू प्रोपोगेट योर ओन रिलीजन, थॉट प्रोसेस,
एनीथिंग। और इसीलिए इसमें कहा गया था कि अगर कोई वॉलेंट्री कन्वर्जन करता है, अपनी स्वेच्छा से आप उस धर्म को कन्वर्ट करके आता है उसमें, तो दैट इज अलाउड इन इंडिया, बट फोर्सिबली आप कन्वर्ट नहीं करा सकते। गॉट इट? ये इस केस में कहा गया था। और इसीलिए इन केस ऑफ फेथ एंड बिलीफ द फंडामेंटल राइट्स एंजॉयड इंडिविजुअल इज एब्सोल्यूट, ठीक है, and state cannot interfere in this area, but if you are conducting religious practice anything, so state is a free to regulate it in the public interest। अब ये क्या है, इसके लिए आपको ये समझना होगा, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट में किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को कंडक्ट कराना या उसको मैनेज करना अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो वो स्टेट कर सकता है ऐसा। जैसे सपोज माता वैष्णो देवी बोर्ड है, ट्रस्ट है ना, तिरुपति मंदिर में एक मैनेजमेंट ट्रस्ट है, महाकालेश्वर मंदिर में एक ट्रस्ट है, तो इनका जो मैनेजमेंट है ये स्टेट संभाल सकता है बिकॉज ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। इसके कुछ एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन आप बता सकते हैं, पहला वही सेम चीज, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। अगर इन तीनों पे बात आई ना तो आपकी ये राइट्स जा सकते हैं, ठीक है। तो द पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, और इसमें एक और चीज याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एनी अदर आर्टिकल ऑफ द पार्ट 3। अगर आपकी इस राइट से किसी और आर्टिकल जो कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के किसी और आर्टिकल, किसी और का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो भी आपके इस प्रैक्टिस को, आपकी इस फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके एक्सेप्शन याद रखना, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड एनी अदर आर्टिकल ऑफ द पार्ट 3, ठीक है ना। एनी अदर ऑफ द आर्टिकल पार्ट 3 मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यू हैव नॉट राइट टू अफेक्ट अदर्स आर्टिकल 25। आप अपने आर्टिकल 25 के कारण किसी और के आर्टिकल 25 को अफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दिस इज द हार्मोनियस वे विद द अदर्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। रिसेंटली अभी एक इलाहाबाद कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाई है अपने एक केस में। उन्होंने बताया कि यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द अजान, है ना, इज अ नेसेसरी इन मॉस्क और नॉट। सो उन्होंने ये बोला कि जस्ट बिकॉज, देखो एक्चुअली में ये केस हुआ रिसेंटली कि लाउड स्पीकर पे मैनेजमेंट ने बोला, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला, आप जब अजान करते हैं, मुस्लिम पर्सन जब अजान करते हैं मस्जिद में, तो वहां पे वो लाउड स्पीकर का यूज ना करें, अदरवाइज उन्हें एनएसए के तहत उन पर कार्यवाही होगी। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका, ठीक है। तो उनके खिलाफ जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल्स जाते हैं, तो इलाहाबाद कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है हाल ही में कि रिलीजियस प्लेस में, क्योंकि एसेंशियल रिलीजन मेथड है क्या, अजान देना, लेकिन अजान देना लाउड स्पीकर पे, दिस इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस, दिस इज नॉट एसेंशियल मेथड ऑफ रिलीजन। तो वहां पे इन द पब्लिक सिक्योरिटी, इन द पब्लिक ऑर्डर ऐसा करना गलत होगा। इसलिए इलाहाबाद कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि आप अजान दीजिए। देखना यहाँ पे जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का ये जो वे है ना, देखना यहीं पे दिखता है, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है, अभी न्यूज में रहा, आप गूगल करके आप सर्च कर सकते हैं इलाहाबाद कोर्ट का वर्डिक्ट। सो उसमें ये एक बताया गया है कि देखो, एक तरफ हाई कोर्ट ने क्या किया कि रिलीजियस प्रैक्टिस यानी जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस थी अजान देना, उसे मना नहीं किया, उसे कहा कि आप दे सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर को उन्होंने कहा कि आप लाउड स्पीकर का यूज ना कीजिए फॉर प्रैक्टिसिंग अजान, अजान देने के लिए आप लाउड स्पीकर का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि कोरोना ऑलरेडी इतने चरम पे है भारत में। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक आप अजान दीजिए, बट लाउड स्पीकर का यूज मत कीजिए। तो देखो, इससे जो मुस्लिम पर्सनल्स थे वो भी खुश हो गए कि ठीक है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट दिया है इन द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन। बिकॉज देखो, दोनों तरफ बैलेंस हो गया ना, क्योंकि एक तरफ उन्होंने अजान को भी नहीं रोका, एक तरफ पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन किया, एंड दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये वर्डिक्ट हाल ही में आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये याद रखना। अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 इज बेसिकली सेज दैट फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। देखो, सबसे पहले बात याद रखना कि दिस इज द कलेक्टिव राइट ना, ठीक है, दिस इज द कलेक्टिव राइट फॉर अ डिनोमिनेशन। अब ये डिनोमिनेशन क्या है? देखो, आर्टिकल 25 एज अ इंडिविजुअल, मैं, आप, कोई भी हो, आप अपना धर्म अलग से भी निकाल सकते हैं, दैट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 एज अ इंडिविजुअल राइट। बट यहाँ पे जो आर्टिकल 26 है, इट ओनली टॉक्स अबाउट द डिनोमिनेशन। अब डिनोमिनेशन मतलब संप्रदाय, कोई ग्रुप होना चाहिए, इसके लिए कि
कौन कौन सी चीजें बेसिक चीजें होनी चाहिए। सो इफ यू हैव अ फ्रीडम ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ अ रेगुलर रिलीजियस अफेयर्स, so you should have a unique group, a unique name and essential religious practice। यानी आप डिनोमिनेशन होना चाहिए, आपके पास कोई, आप एज अ संप्रदाय होना चाहिए, आपका कोई यूनिक ग्रुप होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हिंदू धर्म के लिए जैसे आप सपोज कर सकते हैं कि हवन करना इज एसेंशियल मेथड, एसेंशियल रिलीजियस मेथड, लेकिन बलि देना, जो जानवर की बलि दी जाती है, दैट इज नॉट कम्स इनटू द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, यूनिक नेम है हिंदू, यूनिक ग्रुप है हिंदू, आप सभी जानते हैं। मुस्लिम्स यूनिक नेम है, यूनिक ग्रुप है और उनके लिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, नमाज पढ़ना, लेकिन दैट इज नॉट अ एसेंशियल प्रैक्टिस दैट आपको नमाज मस्जिद में ही पढ़नी है, वो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो नमाज पढ़ना एसेंशियल रिलीजियस मेथड है, लेकिन मस्जिद में ही पढ़ना दैट इज नॉट अ रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, इसी के ऊपर एक केस आता है, आपने सभी सुना होगा, अभी रिसेंटली चर्चा में था, सबरीमाला केस। सबरीमाला केस की बात करें तो इट इज बेसिकली ऑफिशियली नोन एज द इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसका पूरा बैकग्राउंड आप समझिए। देखो, सबरीमाला इज बेसिकली मंदिर सिचुएटेड इन केरला, एज यू ऑल नो। वहां पे जो भगवान है, वो जो लॉर्ड अयप्पा हैं, उनकी पूजा होती है। बेसिकली ही इज अ नैस्टिक ब्रह्मचारी। तो ये केस क्या था, बेसिकली लॉर्ड अयप्पा को ऐसा माना जाता है कि ही इज अ लिविंग पर्सन। ठीक है ना, और हमारे जुडिशरी में ऐसा माना जाता है कि इफ समबडी हु इज अ लिविंग पर्सन देन ही विल बी ट्रीट एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। ठीक है ना, तो क्योंकि लॉर्ड अयप्पा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनको एज अ लिविंग पर्सन माना जाता है, तो लॉर्ड अयप्पा के जो फॉलोवर्स हैं, उन्होंने, उनका एक मानना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज अ नेस्टिक ब्रह्मचारी, सो द विमेन फ्रॉम 15 टू 50 एज ऑफ ग्रुप, यानी 15 से 50 साल के बीच, इन द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ विमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल। ठीक है ना, और इसीलिए जो केरला सरकार थी, केरला गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, हिंदू वर्शिप एंट्री रूल। अब याद रखना, कोई भी फंडामेंटल राइट, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी लॉ जिसमें स्टेट इन्वॉल्व हो इन द अदर पार्टी, वहीं पे आप फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स आर ओनली अगेंस्ट द स्टेट, याद है। सो द केरला गवर्नमेंट ने हिंदू वर्शिप एंट्री रूल बनाया। उस रूल में इन्होंने कहा कि 15 टू 50 एज ऑफ वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन ग्रुप है, इन्होंने एक पीआईएल दायर की और इन्होंने कोर्ट में कहा, बाय इम्पोजिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफ टू एंट्री इन अ टेम्पल ऑफ 15 टू 50 ईयर ऑफ एज ऑफ वुमेन, इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 14। वो कैसे, याद करो, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, एंड आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे सेक्स के बेस में इन्हें क्या किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है। सो दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 14। तो लॉर्ड अयप्पा के जो फॉलोवर्स हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, हमने किया है वायलेशन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 14 का। क्यों, क्योंकि ये देखो मेरे भाई, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 26 के अंतर्गत दिया गया है कि यू हैव अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल 26 फॉर अ पब्लिक ऑर्डर, for a morality and for a health and not for any other article of a part 3। देखो, आर्टिकल 25 में अभी मैंने बताया कि अगर आप पार्ट 3 के और भी किसी आर्टिकल को वायलेट कर रहे हैं तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं एज अ इंडिविजुअल राइट अंडर आर्टिकल 25। बट इन द 26 आर्टिकल, बट इन आर्टिकल 26 एज अ डिनोमिनेशन, एज अ ग्रुप ऑफ रिलीजियन, आपको ये राइट अवेलेबल है कि आप किसी भी पार्ट 3 के आर्टिकल का वायलेशन कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 26। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ग्राउंड्स हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, लेकिन नॉट फॉर एनी अदर आर्टिकल ऑफ पार्ट 3। और इसी बेस में लॉर्ड अयप्पा के जो फॉलोवर्स हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, हमने आर्टिकल 14 एंड 15 का वायलेशन किया है, क्योंकि 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 वी आर द डिनोमिनेशन ऑफ लॉर्ड अयप्पा एंड वी हैव अ राइट टू violate any article of a part 3 and we are the denomination of Lord Ayappa, so you cannot do anything। then Supreme Court ने ये कहा कि
अंडर आर्टिकल 25 यू हैव अ राइट टू प्रोपोगेट एनीथिंग, प्रैक्टिस एनीथिंग, है ना, लेकिन वी आर नॉट कंसीडरिंग यू एज अ डिनोमिनेशन। आप देखो, आपको एज अ डिनोमिनेशन हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यू आर नॉट डिनोमिनेशन, मतलब आप संप्रदाय कब से हो गए, ठीक है, उन्होंने ये माना ही नहीं सुप्रीम। हालांकि ये केस अभी पेंडिंग है, तो अभी तक जो ये सिचुएशन थी आप इसे समझ सकते हैं कि डिनोमिनेशन उन्हें नहीं माना गया है। हालांकि ये अभी केस पेंडिंग है, तो इसके बारे में और अधिक बात नहीं करेंगे, जब आएगा तब बात करेंगे। सो ये था सबरीमाला केस। सो इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट इट सो प्लीज कमेंट। देखो आर्टिकल 26 के बारे में मैं और एक चीज बता दूं कि आर्टिकल 26 में जो डिनोमिनेशन है ना, उसे ये राइट भी मिला है दैट दे कैन एस्टैब्लिश और मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर अ रिलीजियस पर्पस। वो रिलीजियस पर्पस के लिए किसी भी प्रकार की इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, और इसी के बेस में उनके पीछे ये सबरीमाला केस था, ठीक है ना, जो आपने अभी देखा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 27। देखो आर्टिकल 27 इज बेसिकली टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन ऑन अ रिलीजियस अफेयर। अब ये क्या है, देखो बेसिकली दिस आर्टिकल 27 इज अ ट्रूली डिफाइंस द सेकुलरिज्म ऑफ द कंट्री। वो कैसे, क्योंकि इट सेज दैट फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन ऑन द रिलीजियस अफेयर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो पहले आप सभी जानते होंगे जब मुगल एम्परर था हमारे यहाँ, वो कई प्रकार के टैक्स लगाते थे फॉर अ प्रमोशन और फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस ऑफ इस्लाम और समथिंग, ठीक है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर अ सेकुलर कंट्री, सो द आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट that spending of a tax collection for a promotion or to maintain of any particular religion or a denomination is a prohibited under this article, ठीक है। मतलब state cannot spend a tax money or a taxpayers money for a promotion or for a maintenance of any particular religion or a denomination. Suppose this is the graph, ठीक है। Suppose 80% आर हिंदू, मुस्लिम और रेस्ट ऑफ दी जो भी हैं 1% 2% सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, है ना, पारसी, तो ये जितने भी लोग हैं, तो स्टेट ये नहीं कर सकता कि जस्ट बिकॉज ऑफ 80% आर मेजोरिटी ऑफ हिंदू। सपोज स्टेट के पास 8 करोड़ रुपए हैं, ठीक। अब स्टेट ये नहीं कह सकता कि मैं 5 करोड़ रुपए 80% वाली मेजोरिटी के साथ हिंदू को दे देता हूं, हिंदू रिलीजन को, एंड 2 करोड़ रुपए मुस्लिम्स को दे देता हूं, और 1 करोड़ में इन तीनों को जो रेस्ट ऑफ द रिलीजन है उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। सो दिस विल बी नॉट इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर अ सेकुलर कंट्री, एंड दैट्स वाई अगर 8 करोड़ हैं तो सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। 2-2-2, अगर सपोज 4 हैं तो 2-2 करोड़ सभी को मिलेगा, ठीक है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह। एक और एग्जांपल लो, सपोज दिस इज द ग्राउंड, ठीक है ना, एक ग्राउंड है, सपोज दिस इज द एरिया। अगर स्टेट यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए अगर किसी ट्रस्ट को जमीन देती है, तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मस्जिद बनाने के लिए भी देगी, यहाँ पे गुरुद्वारा बनाने के लिए देगी, और यहाँ पे चर्च बनाने के लिए देगी, एंड दिस इज कॉल्ड द हार्मोनियस बैलेंस, ठीक है ना। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि टैक्स पेयर के मनी को अगर सभी धर्मों के लिए यूज किया जाता है, सो दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड, बट इट शुड नॉट बी प्रमोशन फॉर द पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है ना, समझ में आ गया। नाउ अगर नॉन टैक्स कलेक्शंस हैं, जैसे अगर जो टैक्स में पैसा आता है उसे छोड़ करके, जैसे फीस मिली, डोनेशन मिला मंदिर को, ट्रस्ट को, सपोज साईं बाबा का मंदिर, ठीक है ना, अगर शिरडी साईं बाबा के मंदिर में डोनेशन आ रहा है, उसे फीस ली जाती है किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट पर्टिकुलर डोनेशंस मनी और फीस मनी कैन बी यूज्ड फॉर अ प्रमोशन और अ मेंटेनेंस ऑफ अ शिरडी साईं मंदिर। गॉट इट। अगर डोनेशन और फीस के थ्रू हमें पैसा जो मिल रहा है, जो पर्टिकुलर मंदिर या मस्जिद किसी को भी पैसा मिल रहा है, तो उस मनी को, नॉन टैक्स कलेक्शन मनी को आप यूज कर सकते हैं टू प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है ना। नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट आर्टिकल 28 सेज, सो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब ये क्या है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यहां पे याद रखना, आई एम टॉकिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विदाउट हिज एंड हर कंसेंट। कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, वहां पे कोई भी किसी, जैसे प्रेयर्स होती है ना, प्रार्थना होती है पहले, आप सभी जानते होंगे, सो उस प्रेयर में विदाउट हिज
एंड हर कंसेंट, यानी किसी भी लड़के या लड़की, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की कंसेंट की, उसकी इच्छा के बिना आप उसे फोर्स नहीं कर सकते टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आप समझ सकते हैं। तो ये टेबल को याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रोवाइड, और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है, ये पीपीटी हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराते हैं डेली। सो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू ऐड होकर के आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर लेना और इसे याद कर लेना, ठीक है ना। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, अगर वो एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट है, यानी स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहां पे किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर कोई स्कूल और कॉलेज एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट है, यानी उसे स्टेट द्वारा चलाया जा रहा है, उसके मतलब वहां टीचिंग स्टाफ सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। लेकिन वो स्कूल और कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है बाय ट्रस्ट, स्टैब्लिश बाय ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट के द्वारा, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई मस्जिद है ना, चर्च के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? स्टेट। वहां पे ओपनली दे आर फ्री टू गिव एनी काइंड ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिकॉज दैट पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय पर्टिकुलर ट्रस्ट, ठीक है। only the administration is run by the state, so in that situation they are permitted to give any kind of religious instruction। फिर तीसरा है, अगर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, जैसे सीबीएसई हो गया, है ना, स्टेट बोर्ड्स होते हैं जितने भी पर्टिकुलर स्टेट्स के, अगर इनके द्वारा किसी भी स्कूल को रिकॉग्निशन दिया गया है, तो वहां पे परमिटेड है, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, लेकिन वॉलेंटरी बेसिस पे, वो चाहे तो दे भी सकते हैं, चाहे नहीं भी दे सकते हैं, और मानना ना मानना ये कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन के, ठीक है ना। फिर दूसरा, रिसीविंग एड बाय स्टेट। एड मतलब देखो, जैसे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उससे पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, स्टेट के द्वारा कोई फंड मिल रहा है किसी भी प्रकार का, सो वहां पे भी सेम चीज है, परमिटेड है टू गिविंग एनी काइंड ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बट ओनली वॉलेंटरी बेसिस। अगर वो अपनी स्वेच्छा से करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज नॉट फोर्सिबली, ठीक है ना। सो ओनली एक चीज याद रखना यहाँ पे, अगर if a some school educational institution is established by the trust or only administrated by the state, then religious instruction is a permitted there, ठीक है ना, ये याद रखना। अब एक बात बताओ, जो इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को मनाया जाता है 2015 से, उसमें हमारे गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि इन एवरी स्कूल, एवरी कॉलेजेस, द सूर्य नमस्कार विल बी कंपलसरी, विल बी मैंडेटरी। तो सूर्य नमस्कार को किसी से आपत्ति हो सकती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, इन दैट केस वहां पे ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि सूर्य नमस्कार इज अ एक्सरसाइज नॉट अ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य है क्योंकि दिस इज ओनली अ एक्सरसाइज, दिस इज नॉट अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। हाँ, आपको साथ में जो सूर्य नमस्कार के साथ जो मंत्र वगैरह उच्चारण होते हैं उन्हें बोलना जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट अ एक्सरसाइज, ठीक है। सो उसे आप नहीं बोलेंगे, लेकिन एज अ एक्सरसाइज आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 28, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल 29 एंड 30 which talks about the cultural and the educational right। अब एक चीज बताओ, कौन कौन से राइट्स जो हैं सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइड कराया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से राइट सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए गए हैं। मैंने उस दिन बताया था, याद करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। याद आया कुछ? देखो, आर्टिकल 15, 16, 18, सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30 मैंने बताया था उस दिन भी कि दे आर ओनली प्रोवाइडेड टू अ सिटीजन, ठीक है ना। एंड दिस इज द आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 which talks about the right to minorities। ये क्या है, चलो अब इसे जानते हैं। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 says any section of the citizen residing in the territory of India। कहा? इंडिया, किसी भी पार्ट में इंडिया के अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन रह रहा है, एंड इफ दे हैविंग distinct language and script culture of his own, then it shall have the power or a right to conserve the same। It means if a citizen residing in anywhere in the country and if they are having a distinct language, मतलब उनकी कोई बेसिक लैंग्वेज है, जैसे तमिलियन अगर कोई है या पंजाबी अगर कोई है ना, या केरला का कोई व्यक्ति है, तो उनके लिए जो उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो कहीं भी उसका कंजर्वेशन कर सकता है। अब इसका एग्जांपल कैसे लोगे?
देखो अगर मान लो कोई व्यक्ति है, सपोज एक तमिलियन है, ठीक है, उसका बेटा है, ठीक है ना। अब वो तमिलियन अपने बेटे को तमिल लैंग्वेज सिखाता है बचपन से, ठीक है। अब अगर वो बोलता है कि बेटा तुम तमिल बोलोगे, लेकिन इफ द सेम पर्सन बिकॉज ऑफ ट्रांसफर और समथिंग, अगर वो कहीं और नॉर्थ इंडिया में आ जाता है, सपोज यूपी में आ जाता है, ठीक है, उसका ट्रांसफर यूपी में हो जाता है बिकॉज ऑफ जॉब, वो यूपी में आके देखता है कि यहाँ तो कोई तमिल स्कूल ही नहीं है, कोई तमिल बोल ही नहीं रहा है। तो अगर ये इसका बच्चा फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक 7 घंटे या 8 घंटे स्कूल में रहता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे भूल जाएगा, उसको तमिल आएगी कहाँ, जहां टोटल पॉपुलेशन हिंदी की है, हिंदी बोल रहे हैं, तो फिर वो तमिल कहां से सीख पाएगा। एंड दैट इज वाई एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing anywhere in the country having the distinct language, script, culture of its own shall have the right or a power to conserve the same, and that's why उन्हें ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर सके, उसे बचा सके। उसके बारे में आर्टिकल 30 में समझेंगे कि वो कैसे करता है। उससे पहले ये जानो कि आर्टिकल 29(2) क्या कहता है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड टू एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन either maintained by the state or added by the state only on the basis of what? Religious, race, caste and language। यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं? रिलीजियस, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, ये याद रखो। लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस में भी किसी का डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आर्टिकल अगर 30 को हम समझे, आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट द राइट टू माइनॉरिटी कम्युनिटी इफ दे आर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, या तो वो लैंग्वेज के आधार पे हो या फिर रिलीजियस के आधार पे हो, ठीक है ना। अगर ऐसी कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो उन्हें ये राइट मिला है टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब याद करो जो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर वो तमिलियन व्यक्ति है जिसकी भाषा डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है तमिल लैंग्वेज, और अगर वो यूपी में जाता है तो वहां पे ही हैज गॉटन अ राइट अंडर आर्टिकल 30 टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सपोज अगर उसके द्वारा या उसी की कम्युनिटी के द्वारा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, सो उसे वो राइट है टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो माइनॉरिटी एजुकेशन एस्टैब्लिश करने की परमिशन है अंडर आर्टिकल 30। अब ये एक चीज याद रखना कि माइनॉरिटी वर्ड क्या है। पहले बात तो ये समझो कि माइनॉरिटी है क्या। देखो माइनॉरिटी मतलब विच इज नॉट इन द मेजॉरिटी, बेसिकली इन अ सिंपल वर्ड। और माइनॉरिटी टर्म को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ये चीज याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अगर ओवरऑल माइनॉरिटी की बात करें तो हिंदू को छोड़ दें तो मुस्लिम और सिख, ईसाई और जितनी भी कम्युनिटी हैं ये माइनॉरिटी में आती हैं। लेकिन अगर बात करें कि पर्टिकुलर एरिया की, सपोज अगर हम कश्मीर जाते हैं, है ना, तो वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और हिंदू कम्युनिटी कम है, तो वहां पे कौन माइनॉरिटी हुआ। तो ये एक अभी डिबेट चल रहा है कि माइनॉरिटी किसे माना जाए और किसे ना माना जाए। तो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी वो डिसाइड करेगा कि माइनॉरिटी क्या है, किसे माना जाएगा। तो ये रिपोर्ट आना अभी बाकी है, तो इसके ऊपर तब बात करेंगे जब ये रिपोर्ट आएगी। तो आप यहाँ तक कभी समझ चुके होंगे कि व्हाट आर्टिकल 30 से अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, सो दे हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। गॉट इट। नाउ आर्टिकल 31 clause A says if a minority education are established somewhere, then those minority educational institutions enjoys right to property, though the state can take over the such property after giving due compensation provided in the public interest, but नॉर्मली दे गॉट अप राइट टू प्रॉपर्टी। बिकॉज इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है अंडर आर्टिकल 31A के तहत उन्हें ये राइट मिला है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है, उसे वो मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सपोज एक जगह है जहां से रेलवे ट्रैक जाने वाला है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, वहां रेलवे जाएगी, वहां रेलवे ट्रैक बिछेगा, तो वहां पे कई गांवों का, कई शहरों का कम्युनिकेशन हो पाएगा, है ना, लिंक जुड़ेगी। तो इसलिए वो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है। और मान लो अगर वहां पे किसी तरीके का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे स्टेट क्या करेगा, उन्हें कंपनसेशन देगा, जितना कंपनसेशन देना चाहिए इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और उसे जमीन को लेकर के वहां रेलवे ट्रैक बिछाने दिया जाएगा।
और इसीलिए आर्टिकल 30 ये प्रोविजन देता है कि इफ अ माइनॉरिटी एजुकेशन, याद रखना कि अगर कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसे, और नॉर्मली तो राइट टू प्रॉपर्टी उसे अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा जरूरी हो कि उसे वो कैप्चर करना पड़े, उसे टेक ओवर करना पड़े बाय द स्टेट, सो स्टेट हैज द राइट टू टेक ओवर बट बाय प्रोवाइडिंग द कंपनसेशन। ठीक है ना, गॉट इट। सो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। सो हम कल बात करेंगे आर्टिकल 30 के आगे की पार्ट की, और साथ ही साथ आर्टिकल 32, 33, 34 एंड 5 के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।